टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्शन प्लान फॉर जेईई एडवांस 2019। ठीक है, जेईई मेन आप दे चुके हैं और अब आप तैयारी कर रहे हैं जेईई एडवांस के लिए। ठीक, तो थोड़ा सा तो एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं कि जेईई मेन का जो पैटर्न था रिलेटिवली इजी पैटर्न था। ठीक है, सीबीएसई एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे मोस्टली। ठीक है, अब अगर अपन जेईई एडवांस पे जा रहे हैं तो पैटर्न में बहुत ज्यादा अंतर है। ठीक है, 2013 से जो है जेईई एडवांस का जो है 2 फेज सिस्टम स्टार्ट हुआ था। उसके पहले के जो जेईई के पेपर्स हैं और अब के जो पेपर हैं उनमें डिफरेंस है लेवल का। ठीक है, तो जैसा लेवल हम देख पा रहे हैं कि अब रिसेंटली जेईई एडवांस का लेवल क्या हो गया है कि एक तो जो क्वेश्चंस है वो मल्टी टॉपिक्स क्वेश्चन है। अब मल्टी टॉपिक क्वेश्चंस में दिक्कत ये आती है बच्चों को कि यदि मान लीजिए सपोज कीजिए कि एग्जांपल हमने एक क्वेश्चन मिला दिया कि सॉलिड स्टेट प्लस हमने क्वेश्चन मिला के बना दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अब यहां दिक्कत यह आती है कि हो सकता है किसी बच्चे का एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर बहुत स्ट्रांग हो और सॉलिड स्टेट उतना स्ट्रांग ना हो। ठीक है, या फिर उसने वो चैप्टर छोड़ा ही हुआ हो, तो उस केस में क्या होता है, इन क्वेश्चंस को करने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो अगर अपन ये देखें कि जेईई की जो पैटर्न है इसमें बदलाव जो आया है खास तौर पे यही बदलाव है कि मल्टी टॉपिक जो है वो क्वेश्चंस है। तो हमें क्या करना है कि हमें कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं रखना है तैयारी के दौरान जिसके बेसिक्स हमें आते ना हो। ठीक है, तो बेसिक हर चैप्टर का करना है हमें। ठीक है, ताकि अगर मान लीजिए कोई चैप्टर हमारा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं हो रखी हो और उसका कोई छोटा सा पार्ट हमारे किसी और क्वेश्चंस में आ रहा हो, मान लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन हो, छोटा सा पार्ट ये आ रहा हो, तो हम उसको कर पाए। ठीक है, तो पहली बात यह है कि सारे टॉपिक करने हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अब आप जो है क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा एडवांस मानो या डिफिकल्ट मानो, तो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा चेंज हो गया है। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल चेंज हो गया है तो इसमें हमें क्या करना है एक्चुअली कि हमारे जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनके आप लिस्ट बनाओ। ठीक है, और लिस्ट बनाकर आप उनकी मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। ठीक है, ताकि कुछ चैप्टर्स ऐसे हो जाएं कि जो हमें एग्जाम में जाने से पहले ये कॉन्फिडेंस रहे कि इसमें किसी भी लेवल का जो क्वेश्चन आ जाएगा उसको मैं कर डालूंगा। ठीक है, तो अब मेन और एडवांस के बीच में जो समय है आपको जो है क्या करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज जो है मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, सभी टॉपिक का आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज तो जरूर होना चाहिए कि कोई टॉपिक ऐसा ना हो जो आप बिल्कुल छोड़ के जा रहे हो। ठीक है, अदरवाइज वो दूसरे चैप्टर्स में प्रॉब्लम कर सकता है। ये चीज का हम खास तौर से ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस और टॉपिक हमें करने हैं। ठीक है, और यहां पे एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है पिछले कुछ सालों में कि जैसे थ्योरी में जो हम चीजें पढ़ाते थे और जो हमें लगता था 2013 के पहले कि ये एग्जाम में आने की इनकी संभावना कम है। ठीक है, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि अब जेईई उन्हीं टॉपिक्स को ज्यादा टच कर रहा है। ठीक, जैसे मैं फॉर द एग्जांपल आपको ये बताऊं कि श्रोडिंगर का जो क्वेश्चन था वो 2013 के पहले 1 या 2 क्वेश्चन जो है इस टॉपिक में से आए थे, 2 क्वेश्चन थे, लेकिन अब जो है उसमें से पूरा पैराग्राफ भी आ गया है। ठीक है, मैच द कॉलम जो आया है वो इस टॉपिक में से आया है। और टॉपिक का मैं नाम लूं, जैसे अपन बात करें कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक टॉपिक है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, जिसमें हमें ऑप्टिकल आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालने होते हैं। ठीक है, अब ये टॉपिक भी 2013 के पहले बहुत कम पूछा गया था, लेकिन अब क्वेश्चन इसमें से डीप में आ रहा है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि किसी भी टॉपिक में जो एडवांस लेवल के टॉपिक्स आ रहे हैं, ठीक है, उन पे जेईई ज्यादा जोर दे रहा है, तो उनको खास तौर से पढ़े, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करें। क्वेश्चंस आप जितने ज्यादा करेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे एडवांस में, उतना ही हमें फायदा होने वाला है। ठीक है, तो ये बातें दिमाग में रखते हुए हम जो है तैयारी करें। ठीक है, और वैसे तो मैं ये मानता हूं कि हर चैप्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी अगर मैं अपने लेवल पे बताना चाहूँ कि कौन से चैप्टर्स में आने की जो है प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आयनिक जैसा सबको पता है कि आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसमें अगर अपन बात करें तो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं जेईई में हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, ये टॉपिक इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल काइनेटिक्स हमारे लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स।
ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में जो है ऑरेनियस इक्वेशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बड़ा चैप्टर है अपने पास, ठीक है, 12th में फिजिकल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो है डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उनमें ज़्यादा पूछने की संभावना एक नर्स्ट इक्वेशन से हो गया, ठीक है। एक हमारा हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये चैप्टर है। एक फिजिकल में हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में जो एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अपना आ जाए केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग में आप ध्यान रहे कि जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर आप याद कर सकें, क्योंकि अब आजकल स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऑक्सी एसिड्स का आ गया क्वेश्चन कि पीओपी बॉन्ड किस में है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आया था N2O3 में जो है हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर। तो केमिकल बॉन्डिंग का मतलब यही है कि मेन चीज हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर यदि पता होगा तभी हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाएंगे, तभी हम शेप निकाल पाएंगे। तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। इसके अलावा 12th क्लास में हमारा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी ज्यादातर क्वेश्चन क्या आते हैं कि आपसे स्ट्रक्चर पूछ लेगा, हाइब्रिडाइजेशन, शेप। एक क्वेश्चन तो हाइब्रिडाइजेशन और शेप बेस्ड बन सकता है, और दूसरा जैसा मैंने कहा भी कि आजकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो स्टीरियो वाला पार्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक में अगर अपन देखें तो सॉल्ट एनालिसिस यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से बड़े, ठीक है ना, केटायन और एनायन में से, ठीक है। तो सॉल्ट एनालिसिस इंपॉर्टेंट चैप्टर मानना है आपको, ठीक है। मेटलर्जी एक हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें, ठीक है। उसके अलावा फिजिकल जैसे 12 में बात करूं तो सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है, डिफरेंट आयनिक स्ट्रक्चर, जैसे NaCl टाइप स्ट्रक्चर, ZnS टाइप स्ट्रक्चर, उसमें से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है सॉलिड स्टेट में, ठीक है। सॉल्यूशन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारा ऐसा चैप्टर है कि जिसमें हमें मोल कंसेप्ट भी पढ़ना पड़ेगा। तो मोल कंसेप्ट को इसके साथ जोड़कर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया जाता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जितनी भी है 4 वो हमें पढ़नी है, प्लस आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन चैप्टर्स का आप स्पेशली ध्यान रखिए, ठीक है ना। पढ़ने में सभी हैं, प्रैक्टिस अच्छी करके जाइए, और एग्जाम से पहले हमें कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। और कॉन्फिडेंस आता है क्वेश्चन करने से, तो मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस आएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।